हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि बिहार एसआई मेंस के लिए होगा और ये हमारा थर्ड सेट है। इससे पहले आप लोगों ने दो सेट देखा और दो सेट में आप लोगों के मार्क्स देख तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को तो हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ लोग बिना पढ़े ही काफ़ी अच्छे स्कोरिंग कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में थर्ड सेट में हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और उनका जो भी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो मैं आपके साथ करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए और आज के इस वीडियो का मैं कट ऑफ रखता हूँ 28 मार्क्स, ठीक है। 28 आपको सही करने हैं, यानी कि 50 में से 28 आपको सही करने हैं। अगर आप इतना सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल देखते हैं आज की इस वीडियो का क्वेश्चन किस तरह से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देश विदेश किस समास का उदाहरण है, बताइए। अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को देखा होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समास के कई पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, आज के इस वीडियो में भी कई सारी चीज़ें आपको नहीं जानने को मिलेगी। तो देश विदेश किस समास का उदाहरण है, तो जिन लोगों ने सेट 2 देखा था उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि देश विदेश को हम किस तरह से पहचानेंगे। देखिए, अगर किसी भी दिए गए शब्द में, यानी हम यहाँ पे जो समास दिया गया देश विदेश, तो इसमें योजक चिन्ह लगा। योजक चिन्ह लगा होता है तो हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह हो, या फिर उसमें और लगा हो, या फिर कह सकते हैं य हो, या फिर एवं हो, ठीक है। अगर ये सभी रहते हैं, योजक चिन्ह लगा हो, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये हमारा कौन सा समास होता है। बिल्कुल सही, आप गेस कर रहे हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास कहते हैं। मैंने आपको कल एग्जाम्पल क्या दिया था, माता पिता का, दिन और रात का, ठीक है। दिन और रात कहें या फिर दिन रात हाइफन लगा कर कहें या फिर योजक चिन्ह लगा कर कहें दिन और रात, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये हमारा द्वंद्व समास होता है, ठीक है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अप्रत्याशित लाभ होना। इसका मतलब हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना का हम इस तरह से कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु मिल जाना। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हो कि राम मात्र 9वीं पास था, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और मात्र वो 9वीं पास है, फिर भी उसको सरकारी नौकरी लग गई, तो ये तो कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को जो कि कोई कीमती वस्तु मिल गई, यानी कि अप्रत्याशित लाभ उसको मिल गई। इसी को कहा जाता है जो कि अंधे के हाथ बटेर लगना। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी गमन को अगर हम इसको विपरीत अर्थ देना होगा, यानी कि विलोम शब्द इसको अगर बनाना होगा, तो उसमें हम कौन सा उपसर्ग जोड़ना पड़ेगा। तो गमन अगर इनसे इसका जो कि विलोम शब्द क्या होगा, तो आप कहेंगे कि आगमन, यानी इसमें हमें आ उपसर्ग को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्न में से किसके साथ निर उपसर्ग जोड़ने से बनाना अर्थ प्रकट होगा। बताइए कि अगर निर उपसर्ग को जोड़ते हैं तो बनाना अर्थ प्रकट होगा किसके साथ। देखिए, अगर हम यहाँ पे माड़ में अगर मैं नीर जोड़ दूं तो क्या होगा, निर्माण, और निर्माण का अर्थ क्या होता है, बनाना, यानी ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देगा कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए, हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है और कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद भी रखनी है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि विकास की दृष्टि से अगर प्रकृति जो शब्द आप देख रहे हैं, प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था क्या है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लगा रखा। आप इस पॉइंट्स को समझिए। देखिए, हिंदी का विकास क्रम किस तरह से हुआ है, ठीक है ना। तो हिंदी का विकास क्रम कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, पहले संस्कृत का जो आगे बढ़ कर के ये पाली हुआ, पाली के बाद प्रकृत हुआ और प्रकृत के बाद अपभ्रंश। तो फिलहाल हम यहाँ पे इतने ही पॉइंट्स को लेकर के क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि विकास की दृष्टि से प्रकृत के पूर्वकालिक, तो देखिए प्रकृत का पूर्वकालिक आप कहेंगे क्या है, तो प्रकृत के पहले पाली था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि क्या है। अगर क्वेश्चंस में यही पूछता कि अगर इसका आगे का, यानी कि जहाँ पे पूर्वकालिक है, अगर उत्तरकालिक पूछता तो उस कंडीशन हम कहते हैं अपभ्रंश, ठीक है ना।
यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर सकते थे। फिलहाल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दिया गया कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी के दो बोलियों का सही युग्म क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, खड़ी बोली और बुंदेली। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरेस्नी के अंतर्गत आती है। सौरेस्नी जो कि उपभ्रंश, जैसे हम लोगों ने ऊपर में देखा था, उपभ्रंश के ही अंतर्गत ये आता है। ठीक है, उपभ्रंश के कह सकते हैं कि भेद के अंतर्गत आता है सौरेस्नी। ठीक है, सौरेस्नी के अंदर आपका बहुत सारे आते हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी आ गया, राजस्थानी आता है, गुजराती आता है। और ये अगर हम तीनों को मिला करके कहें, जैसे पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती हो गया, तो इनको कहा जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी तो सौरेस्नी के अंतर्गत आता है, यानी हम कह सकते हैं सौरेस्नी के अंतर्गत। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी जो है वो अर्ध मगधी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अर्ध मगधी के अंतर्गत। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो कि आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल में क्या होता है, बताइए, हुआ करता है। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए गए, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको सिंपल सी बात को समझ करके यहाँ पे टिक करना होगा कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा। तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम मन में जैसा भाव रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव जो है हमारे मुखमंडल में प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो कि घोष वर्ण है। एक होता है घोष और एक होता है जो कि अघोष। देखिए घोष को हम लोग संघोष भी कहते हैं, मैंने आपको कल बताया था, जो कि अघोष और संघोष मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको कल बताया था कल की वीडियो में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि घोष वर्ण क्या है। सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए एक होता है अघोष, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है अघोष और एक होता है, हम यहाँ पे कह सकते हैं घोष, इसको कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि संघोष। ठीक है, संघोष। अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अघोष किसको कहते हैं, किसी जो हमारा वर्ग है, मान के चले कि जो क ख ग घ अंग ये हमारा वर्ग होता है, तो इसका जो प्रथम और दूसरा, ठीक है, प्रथम और दूसरा इसके अंतर्गत आता है अघोष के अंतर्गत, किसी भी वर्ग का। ठीक है, जैसे कि हम च छ देख लें या फिर प फ ब देख लें, तो त थ देख लें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, या फिर व्यंजक कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के थ्रू हमको समझाता हूँ। देखिए इसमें क और ख ले लीजिए, क और ख आ गया फर्स्ट और सेकंड। उस तरह से इसमें क्या आएगा, ग, घ और यहाँ पे अंग। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए क ख इसमें आएगा फर्स्ट और सेकंड में, जो कि अघोष के अंतर्गत आता है। च छ भी फर्स्ट और सेकंड, ये भी आपका अघोष के अंतर्गत आएगा। अगर हम यहाँ पे त थ देखें, जैसे कि अगर यहाँ पे त देखें, थ देखें, इसके अंतर्गत आता है। लेकिन द, ध और आपका न इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो म है, तो म वाला आप क्या हो सकते हैं, तो म होता है प, फ, ब, भ और यहाँ म। तो क्या है, म आप देख सकते हैं कि अघोष या फिर संघोष कह सकते हैं, या फिर घोष के अंतर्गत आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी बातें समझ ली होगी कि यहाँ पे किस तरह से होता है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि छ, ठीक है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, छ जो ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक होता है संयुक्त व्यंजक, ठीक है, संयुक्त व्यंजक। और कभी कभी क्वेश्चंस ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि संयुक्त वर्ण जो होते हैं, संयुक्त व्यंजक जो होते हैं, उनकी टोटल संख्याएं कितनी है। तो टोटल 4 संख्या है। अब ये 4 संख्याएं तो वो कौन कौन सी है जो कि स्वर्ण वर्ण के, स्वर्ण नहीं, संयुक्त वर्ण या फिर संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको पहला यहाँ पे दिख रहा है छ, ठीक है, छ आता है। दूसरा कह सकते हैं त्र, ठीक है, त्र आता है। उसी तरह से एक और याद रखिएगा ज्ञ, ठीक है, ज्ञान आता है। और उसी तरह से एक और याद रखिएगा स्र, ठीक है, जो श्री लिखाता है स्र। तो ये 4 होते हैं जो कि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको और भी चीज़ें समझाता हूँ। कभी कभी क्वेश्चंस ये पूछा जा सकता है कि जो छ है, जो यहाँ पे क्वेश्चंस में छ पूछा रहा है, छ जो है वो किसके किसके जो कि संयुक्त रूप से बना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क और प्लस में ये आपका स होता है। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है।
उसी तरह से अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है जैसे कि आपका जो ज्ञान है, तो ज्ञान किसके किसके मिल से बना है, तो आपका ज और इया ध्यान रखिएगा, ज और इया, ठीक है, ज और इया, ये आपको याद रखना है। उस तरह से अगर पूछ ले कि जो श्राप देख रहे हैं ये किसके किसके मिल से बना है, तो स प्लस र, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप इसको याद रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मैं आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ताकि आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले तो गलती आप ना कर पाओ। यहाँ पे पूछा रहा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ। अब इसको बोलने में क्या लग रहा है, घ, यानी हमें ये डायरेक्ट कंठ से आवाज़ आ रही है, तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे, घ। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो कि आपको अगर याद रख लेंगे तो आपको ये बोल बोल कर चेक नहीं करना पड़ेगा, घ क इस तरह से बोलना नहीं पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि क के अंतर्गत यानी कि कंठ के अंतर्गत वो जो वर्ण है, वर्ग है, हम कह सकते हैं कि जो क यानी पहला जो वर्ग आप कह सकते हैं क, ख, ग, घ और अंग, ये सभी के सभी जो कि कंठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और देखिए एक होता है तालु, ठीक है, तालु होता है, और तालु के साथ साथ एक होता है मुर्दा, ठीक है। यहाँ पे मुर्दा कहीं के लिखता है, इसको मुर्दा भी कहाँ लिखा जाता है, तो सिंपल सी बात आप इसको याद रखेंगे, मुर्दा, ठीक है, मुर्दा। अब यहाँ पे मुर्दा के अंतर्गत क्या होता है, तालु के अंतर्गत क्या होता है, इसके पहले आप समझ लीजिए। देखिए दोनों का मतलब, तो ये देखिए मुंह के जो भीतर का आप जो देखते हैं, तालु का मतलब क्या होता है, मुंह के भीतर के ऊपरी जो छत होता है उसको। लेकिन यहाँ पे समझने ये बात है, जो तालु और मुर्दा में अंतर क्या है। तो देखिए ये दोनों होते हैं मुंह के भीतर के ऊपरी छत, लेकिन जो तालु होता है वो पिछला भाग होता है, ठीक है, मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसके अंतर्गत जो आपका सेकेंड वाला हम वर्ग कह सकते हैं, च, छ, ज, ये सभी आते हैं, ठीक है, यानी कि च, छ, ज, झ, ये आते हैं। और उसी तरह अगर हम यहाँ पे अगर मुर्दा की बात करें, जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं मुर्दा, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुंह के भीतर के ऊपरी छत का जो अगला भाग है, ठीक है, अगला भाग, इसको बोलकर देखिए ट, यानी कि लगता है कि मुंह के ऊपर का जो अगला भाग है उससे आवाज़ आ रही है, तो ट हो गया, ठ हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब एक होता है दंत, ठीक है, दंत, तो दंत से तो आपको बोल से क्लियर हो जाएगा, त, थ, अगर आप ये बोलोगे तो अब लगेगा कि दंत से आवाज़ निकल रही है, ठीक है, दंत, त, थ, द, ये। और एक होता है ओष्ठ, तो ओष्ठ से क्या होता है, ओष्ठ कह सकते हैं, यानी कि ओठ कहा जाता है, ओष्ठ। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओष्ठ जो है वो कौन सा, ये आप बताइए कि तत्सम है या तद्भव। तो मैंने आपको क्या बताया कि तत्सम जो होता है वो संस्कृत का वर्ड होता है, तत्सम, तो ओष्ठ हमारा संस्कृत ही है, तो ये तत्सम हो गया। और अगर हम ओठ कहें तो ये हमारा तद्भव होता है, ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल देखिए ओष्ठ के अंतर्गत क्या होता है, प, फ, ब, भ, म, ये सभी आते हैं जो कि ओष्ठ के अंतर्गत। तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना, यहाँ पे शुद्ध कौन सा लिखा गया, तो दीर्घायु कैसे लिखते हैं, दीर्घायु हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, दीर्घायु, ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा पानी में थोड़ा जो शब्द है किस प्रकार का विशेषण है, थोड़ा पानी में थोड़ा जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए थोड़ा यानी कि मात्रा की बात की जा रही है, थोड़ा बहुत ये सब मात्रा होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं परिमाण बोधक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, परिमाण बोधक, ठीक है। अगला प्रश्न अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अधिकारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो अधिकरण में क्या होता है, में और पर, कारक का चिन्ह तो अब तक याद हो ही गया होगा आपको। तो कारक चिन्ह में अधिकरण देखे तो में पर आता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था कि जो कारक चिन्ह होता है उसको किस और नाम से एक और जाना जाता है, यानी एक और उसका नाम क्या है। तो कारक चिन्ह का एक और नाम हम लोगों ने क्या देखा था, पर सर्ग, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पर सर्ग, यह ध्यान रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट लिख सकता है कि कारक ना लिख करके पर सर्ग लिखेगा, अधिकरण पर सर्ग का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस समास के पूर्व पद प्रधान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। किस समास में पूर्व प्रधान होता है, पूर्व जो पद है, पूर्व पद क्या होता है। मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कोई वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड अगर हम यहाँ पे लिख दें, दो पद मान के चलिए, तो पूर्व पद जो पहले का पद हो गया वो हो गया, और इसके साथ जो लास्ट वाला पद होता है वो होता है हमारा, जैसे कि सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ, यथासंभव, ठीक है, यथासंभव,
ये समझिए यथासंभव। तो इसमें ये हमारा यथा जो हुआ ये पूर्व पद हुआ, और ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं ये हमारा उत्तर पद होता है या फिर बाद का पद कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात कहें तो ये पहले का पद और ये बाद का पद। तो पूर्व पद हमारा ये हुआ। तो पूर्व पद जिसमें प्रधान उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अवयवी भाव। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, अवयवी भाव। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट्स सजा रखा है जो कि आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछा सकता है, जैसे ऊपर में आप लोगों ने देखा। तो पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण जो किया गया यहाँ पे समास के रूप देख लीजिए। अगर पूर्व प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो तो उसको अवयवी भाव कहते हैं। अगर उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष, कर्मधार और द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर दोनों पद प्रधान हो तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, द्विंदु समास कहते हैं। जैसे माता पिता इसके अंतर्गत आता है ना, द्विंदु समास। और दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, और वो इसमें क्या होता है कि वो तीसरे की ओर संकेत करता हो। ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। तो फिलहाल उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे बहुब्री। अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो क्या होगा, एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि लंबोदर। ठीक है, लंबोदर। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो कि तत्सम नहीं है। तत्सम यानी कि वो संस्कृत में नहीं है। तत्सम क्या मतलब होता है, तत्सम मतलब संस्कृत के रूप में ही जो यूज़ किया जाता है उसको तत्सम कहते हैं। तो देखिए अग्नि को हम लोग उसी तरह से यूज़ करते हैं। अगर इसका तद्भव करें तो आग हो जाएगा, मयूर का मोर हो जाएगा। लेकिन फूल जो है ये आपका तद्भव है, क्योंकि अगर इसका संस्कृत देखें तो पुष्प कह सकते हैं ना, पुष्प होगा। तो यानी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि हमारे ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि दरबार किस भाषा का शब्द है। देखिए दरबार अगर हम बात करें शब्दों के अकॉर्डिंग पे देखें तो 4 प्रकार के बांटे गए हैं, जैसे देशज, विदेशज और ये तद्भव, तत्सम। तो हाँ, देशज क्या होता है उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसे देशज होता है उससे विदेशज होता है। तो जैसे कि जो शब्द विदेशों से लिए गए, विदेशी भाषा से ग्रहण किए गए, उससे विदेशज कहा जाता है। तो फिलहाल अगर मैं दरबार की बात करें तो ये किस विदेशी भाषा से अंतर्गत आता है, तो ये फारसी के अंतर्गत आता है। बहुत सारे जो वर्ड हैं वो लिए गए, तो फिलहाल आप इनको रट कर याद रख सकते हो। अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी जिन शब्दों की हम कह सकते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना लगता हो और वे परंतु जो कि प्रचलन में हो, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग देशज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। और ये जो शब्द होते हैं ना आमतौर पर जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसके बारे में आपको काफ़ी तरीके से बताऊंगा कि देशज क्या होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जैसे लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो बताइए कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है और ये किसी तीसरे को संकेत करते हैं, यानी कह सकते हैं लंबोदर। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबा है जिसका उदर, यानी कि गणेश, और ये तीसरे को भाव व्यक्त करता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि इसमें अधिकतर क्या है कि भगवान के रूपों का बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में जो कि समास से, वर्तनी से, संधि से, यही सब क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए शुद्ध वर्तनी अगर हम यहाँ पे देखें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ क्या इसके बारे में कितना ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो देखिए कवि का अगर हम यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात करें तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कवयित्री। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI, आप इसको रट जाइए। कितने बार लिख करके कोशिश कर लीजिए कि ये हमारा बिल्कुल याद होना चाहिए कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, यानी कि वो गलत है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी, बिल्कुल ये भी कोई दिक्कत नहीं, भारी भीड़ लगी थी, ये भी सही है। इस समय आपकी आयु 40 की है, ये थोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ पे की वर्ड जो लग रहा है वो की जो शब्द है वो गलत लग रहा है, क्योंकि इस समय आपकी आयु 40 है, ये हम कह सकते थे। यहाँ पे कारक की कोई मतलब नहीं था, तो ऑप्शन हम यहाँ पे गलत करेंगे, सी को, जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरंदर किसका पर्यायवाची शब्द है। पुरंदर जो वो किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, इंद्र। ठीक है, पुरंदर इंद्र को कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए इंद्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जितने भी पर्यायवाचिक शब्द बन सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है। जैसे सुरेश, देवेंद्र, देवराज, आपको ये सब तो पता ही होगा। पुरंदर यहाँ पे याद रखिए, और महेंद्र
वासव याद रखिए, माधवा याद रखिए। देखिए माधव उनका नाम है, माधव जो कि कृष्ण को कहा था, लेकिन माधवा यहाँ पे ध्यान रखेंगे इंद्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द जो है वो युग में सही नहीं है। विलोम शब्द युग में यहाँ पे सही नहीं किया गया, तो बताइए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें अल्पज्ञ का बहुयज्ञ बिल्कुल सही है। अस्त उदय, ठीक है, आय का व्यय के साथ। और उधम की बात करें तो निरुद्धम, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें कि उधम का मतलब क्या होता है, उधम का मतलब कह सकते हैं जो कि श्रम या फिर मेहनत, ठीक है, जैसे कि उद्यमी कहा जाता है तो परिश्रमी इस तरह से कहा जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए उधम का मतलब होता है मेहनत या फिर श्रम, तो इसका सीधा सा उल्टा अगर हम करें तो आलस्य होना चाहिए था। यहाँ पे हमारा ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। फिलहाल हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए जो कि सार्थक शब्द क्या है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला पॉइंट देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अगले साल आएगा। ठीक है, वह अगले साल आएगा में कारक क्या है, बताइए कि वह अगले साल आएगा, इसमें कारक क्या है। तो अगर मैं इसको अच्छे से तोड़ना चाहूँ तो क्या बनेगा, अगर हम इसको अच्छे तरीके से तोड़कर कहें कि वह अगले साल में आएगा, कह सकते हैं कि नहीं, वह अगले साल में आएगा, यानी कि इसमें में कारक चिन्ह आएगा। तो में कारक चिन्ह किस में आता है, में और पर अधिकरण में आता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए एक चीज़ मैं आपको टिप देना चाहता हूँ और ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्स में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी के, लेकिन आपको सभी को डायरेक्ट टिक करते नहीं चलना है। ठीक है, पहले आपको ये कोशिश करना है, आपको करना कितना है, आपको 30% करना है, यानी 30 क्वेश्चंस किसी तरह से सही करना है। ठीक है, तो आप पहले वो करना जो आपको मान के चलिए कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए तो फर्स्ट अगर आ रहा है तो आप इसको कंफर्म है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। सेकंड कंफर्म नहीं है, नहीं मत कीजिए। थर्ड नहीं है, नहीं आ रहा जो नहीं कीजिए। पहले आप कोशिश कीजिए कि आता कितना है, आप 100 क्वेश्चन तक जाइए अच्छे से, पूरे अच्छे से पढ़ते, आपको बहुत अच्छे तरीके से 2 घंटे टाइम मिलेंगे। आपको 30 ही क्वेश्चन करना है, आप ये पूरा जल्दबाजी में ना करें। ठीक है, तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, और साथ ही साथ OMR सीट होगा तो आपको बहुत सावधानी से करनी है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। आपको पहले आराम से जो आपको आएगा, मान के चलिए कि आपके 10 क्वेश्चंस किया, 20 क्वेश्चंस किया तो कोई दिक्कत नहीं, 20 क्वेश्चंस आपने कंफर्म था वो आपने कर लिया। अब आपको थोड़ा जो डाउट है आप उसको कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से आपको क्रॉस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 35+ क्रॉस कीजिएगा ताकि अगर कुछ गलतियाँ भी हों तो आप आसानी से 30 क्रॉस कर जाओ। आई होप कि यह बात आपने समझ लिया होगा क्या करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बताइए। दूध का दूध, पानी का पानी, जो लोकोक्ति का अर्थ क्या है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि निरपेक्ष न्याय करना। इसका मतलब ये कह सकते हैं सिंपल से, अगर हम बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो देखिए ये हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि बीरबल जो है वो अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकाल करके दूध का दूध, पानी का पानी कर देते थे। यानी कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या का हल निकाल कर कह सकते हैं कि निरपेक्ष न्याय कर देते थे। न्याय करना, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सिरतोड़ में कौन सा समास है, बताइए कि सिरतोड़ में कौन सा समास है। सिर तोड़ में कौन सा समास है। तो देखिए पहले आपको जो भी समास मिले आपको उसको कोशिश करिए कि क्या वो विग्रह हो सकता है। अगर वो विग्रह होगा तो बनेगा क्या, तो समास का विग्रह अगर हम यहाँ पे करें सिरतोड़, तो सिरतोड़ का मतलब क्या हुआ, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। यानी यहाँ पे को जो आपको दिख रहा है, को कारक का चिन्ह जो है, कारक चिन्ह को जो है वो यहाँ पे लुप्त था। और आपको मैंने कई बार बताया कि अगर कारक चिन्ह का लोप हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे कि वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगर हम वहीं पे बात करें जैसे चिड़ी मार, तो चिड़ी मार का मतलब क्या हुआ, चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ पे को कारक चिन्ह का लोप है। गगनचुंबी मैंने आपको कल बताया था, गगनचुंबी यानी कि गगन को चुमने वाला। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए सावधानी शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है। प्रत्यय और उपसर्ग तो क्लियर हो गया ना, उपसर्ग आपको स्टार्टिंग में लगता है और प्रत्यय जो कि लास्ट में लगता है। तो सावधानी नी, यानी कि यहाँ पे देखिए सावधानी ई आ रहा है, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे, किसे, ए को टिक करेंगे, सावधानी में ई प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताइए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कह सकते हैं लघु होता है या फिर कनिष्ठ कह सकते हैं। कनिष्ठ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लघु तो नहीं दिया गया, कनिष्ठ दिया गया। तो कनिष्ठ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो कनिष्ठ का मतलब होता है उम्र में सबसे छोटा या फिर सबसे छोटा पद वाला। ठीक है, उम्र में सबसे छोटा, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वो कौन सा है। कई बार इसको तो हम लिखते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शारीरिक, ठीक है, शारीरिक होगा, परीक्षा हुआ, ये सभी के सभी एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शब्द दिग्गज का विच्छेद कीजिए, यानी संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे इसका नियम कानून भी मैंने लिख रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दिक् प्लस गज। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, दिक् प्लस गज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दिग्गज एक व्यंजक संधि का प्रकार है यदि पहले वर्ण में क, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क आ रहा है, और क के बाद दूसरे वर्ण में अगर हम देखें तो ग आए तो दोनों मिलकर के ग हो जाता है। इस तरह से देखिए दिग्गज यहाँ पे डबल ग हो रहा है ना, एक छोटा ग, यहाँ पे अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा दिग्गज इस तरह से बनेगा। दिग्गज का संधि विच्छेद दिक् प्लस गज होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे फिलहाल बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आप डूबे तो जग डूबा। इसका अर्थ क्या है, आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बुरा आदमी जो है वो सबको बुरा कहता है, यानी आप डूबे तो सब डूबा, आप गलत तो सब गलत, इस तरह से कहता है कि आप बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, आप डूबे तो जग डूबा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट ये बनता है कि रंग में भंग होना। रंग में भंग होना का अर्थ है, बताइए कि रंग में भंग होना का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है कि बना बनाया काम बिगड़ना। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बना बनाया काम बिगड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि शेर के कान कतरना। शेर के कान कतरना, इसका अर्थ क्या है। देखिए शेर का कान कतरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत जो चालाक होगा वही कर सकता है। ठीक है, बहुत चालाक होना, शेर के कान कतरना। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बहुत चालाक होना। अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि लोटा शब्द है। देखिए लोटा जो शब्द है क्या है, यहाँ पे आपको बताना इसी तरह से देंगे कि लोटा शब्द क्या है, कोई भी और शब्द दे करके बोलेगा शब्द क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके 4 ही रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शब्द टोटल अगर देखें तो 4 प्रकार के हिंदी में दिए गए, जैसे देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो यहाँ पे देखिए जो लोटा शब्द होता है वो हमारा एक देशज होता है, और देशज का परिभाषा मैंने आपको क्या बताया था। देशज की परिभाषा हम लोगों ने देखा था कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता हमें नहीं होता है लेकिन वे प्रचलन में होते हैं, और ये जो शब्द होते हैं आमतौर पर जो कि क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो हम उसको कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो देशज, देखिए देशज शब्द के अंतर्गत क्या होगा, लोटा, कटोरा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आता है, देशज के अंतर्गत। बात क्लियर है। चलिए फिलहाल बात बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला पॉइंट देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि संयुक्त वर्ण नहीं है। तो बताइए क्या होगा। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल आपने ऊपर में देखा था, मैंने आपको बताया था कि संयुक्त वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, 4 है, जिसमें से मैंने आपको स नहीं बताया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है आपका ये वाला। ठीक है, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और ये आपका स्र होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो कि गलत होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रत्यय पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं मैं आपको वही बताता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, और वो 2 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक तो होता है कृत्य प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय, ये 2 होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कृत्य प्रत्यय क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बात कृत्य प्रत्यय की जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्रिया के मूल रूप में अगर जोड़े जाते हैं, यानी कि क्रिया के मूल रूप में जो जोड़े जाते हैं जो शब्द, उसको हम लोग कहते हैं कृत्य प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पे बोलूँ कि चलो इसको हटाते हैं, अगर लेख दिया गया, ठीक है, लेख, और आपको पता है कि लेखक क्या होता है, लेखक इस तरह से होता है लेखक। तो इसमें प्रत्यय अगर पूछे तो क्या होगा, तो आपको कि लेख में जो कि किसको जोड़ा गया होगा, लेख में हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे अक जोड़ा हो गया, तभी तो ये हमारा बनेगा लेखक। ठीक है, लेख में अगर हम अक जोड़ देते हैं, अक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमारा लेखक बनेगा। तो ये जो जुड़ा यानी अक जो हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा कृत्य प्रत्यय हुआ। ठीक है, ये हमारा क्रिया है, क्योंकि लेख लिखना हम कह सकते हैं, लिखना हमारा क्या हुआ, वो एक प्रकार का क्रिया हुआ, और क्रिया में जो कोई प्रत्यय जुड़ता है उसी को कहते हैं कृत्य प्रत्यय। और ये हमारा जो शब्द बना उसको क्या कहते हैं, कृदंत कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, कृदंत क्या होता है, ये कृदंत होता है। क्रिया में जो कृत प्रत्यय को जुड़ने से जो शब्द बनता है उसको हम लोग कहते हैं कृदंत। क्लियर, ये बात आपका क्लियर हो गया। तो अब क्वेश्चंस में आपसे पूछा रहा है कि हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, यानी इस टाइप के जो प्रत्यय बनते हैं वो टोटल कितने बनते हैं, टोटल 28 पे है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, बताइए लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। जस्ट मैंने आपको अभी जहाँ पे समझाया कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तो बताइए कि या तो कृत हो सकता है या फिर तदित प्रत्यय हो सकता है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर। देखिए अगर लुटेरा को मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, लुटेरा को अगर मैं तोड़ता हूँ तो क्या बनेगा, लुट प्लस जो कि कह सकते हैं एरा, ठीक है, लुट प्लस एरा। तो लुट प्लस एरा यहाँ पे देखिए लुट क्या है, क्रिया, लूटना क्रिया हो गया कि नहीं, ये हमारा भर्व के रूप में हम इंग्लिश में कहें तो भर्व, यहाँ में हिंदी में क्रिया। तो यहाँ पे एरा शब्द जुड़ गया, तो क्रिया में अगर कोई शब्द जुड़ जाता है तो कृत्य प्रत्यय हुआ, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, कृत्य प्रत्यय, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बनता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हिंदी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ज्योतिष्ना हम यहाँ पे कहते हैं। ज्योतिष्ना का मतलब क्या होता है, जो कि चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है, ज्योतिष्ना का मतलब चंद्रमा का प्रकाश, इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये बनता है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, और जो यहाँ पे एक और संधि होता है जो हम क्या, देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा, सिंपल सी बात है कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वर संधि कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, जिसको कह सकते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहले बात ये समझिए कि अन्वय का मतलब क्या होता है, शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, ठीक है, शब्दों का अगर तर्कपूर्ण क्रम होता है उसी को कहा था अन्वय। तो अन्वय का अगर हम यहाँ पे संधि करें तो संधि विच्छेद क्या होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनु प्लस ए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो बताइए कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत देखें तो कास्ट, ठीक है, कास्ट जो हमारा ये पुल्लिंग शब्द होगा। कास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कास्ट का मतलब कह सकते हैं काठ या फिर लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कास्ट अगर लिखे तो वो पुल्लिंग होता है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को लकड़ी लिख दे तो लकड़ी के कंडीशन में ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर कास्ट लिखे तो वो हमारा पुल्लिंग है, लेकिन इसी को लकड़ी लिख दे तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा काष्ठा का मतलब क्या होता है, काष्ठ का मतलब तो ये हो गया हमारा जो कि लकड़ी, काष्ठा का मतलब रास्ता होता है, रास्ता या फिर मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा जो कि जातिवाचक संज्ञा, जुलाहा। जुलाहा का मतलब क्या हुआ, जुलाहा का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला कारीगर, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में बुनकर, ठीक है, बुनकर, यानी कि हम अगर बुनकर को देखें तो एक पुल्लिंग वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल में अगर हम देखें तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमारा ये जो कि जुलाहा आएगा, ठीक है, जो कि पूरे जाति को डिनोट करता है, बुनकरों को। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि लता का बहुवचन क्या होगा। लता जो है इसका बहुवचन क्या होगा। तो लता का बहुवचन लताएं कह सकते हैं, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लताएं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लताएं हम इस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। वह भूख से बेचैन है, तो यहाँ पे कारक का चिन्ह क्या है, से, और से किसके अंतर्गत आता है, से 2 के अंतर्गत आता है, यानी कि करण या फिर अपादान। लेकिन अब तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अपादान का यूज़ कब किया जाता है, जब जुदाई या फिर अलगाव की बात की जाती है तब, लेकिन यहाँ पे कोई भी अलगाव या जुदाई की बात नहीं की जा रही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बताइए कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला, अगर इसके परिभाषा की बात करें तो वे सर्वनाम शब्द जिसकी निश्चित वस्तु या फिर जो कि निश्चित घटना की ओर संकेत करता हो। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और ये कह रहा है क्या कि या देखिए मान के चले कि कोई एक चलो क्या रखा है, चलो कुछ भी रख देते हैं, चलो ये पहिया हो गया, ठीक है, पहिया। तो यहाँ पे क्या कहेगा कि ये पहिया मेरा है, ये कह सकते हैं यह पहिया, यानी कि निश्चित बात की जा रही है ना, ये निश्चित की बात की जा रही है कि यह पहिया, यहाँ पे एक पहिया है और ये निश्चित है कि ये पहिया मेरा है, बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं। यहाँ पे निश्चित बात की जाती है, ये किसी घटना को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा।
यह आजकल कह सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। तो यानी कि जो इस जिसके बारे में कही जा रही है वो यहाँ पे है और उसके बारे में कही जा रही है कि आजकल यह जो है, यह कौन, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, वह कुछ खाता पीता नहीं है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि यह गाय है, तो अगर गाय को देखकर ही कहा जा रहा है कि यह गाय है, ये तो निश्चित है कि गाय है, बैल थोड़ी है, ये तो बोला जा रहा है कि यह गाय है। उस तरह से कह सकते हैं कि वह पालतू घोड़ा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि देखिए इसके अंतर्गत वो जो शब्द कौन कौन से आते हैं ताकि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि वे आएगा, वह आएगा, यह आएगा और ये आएगा, ठीक है, ये सभी अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, वे बीमार है, वे बीमार है कौन, तो वे किसी के बारे में कही जा रही होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो शब्द है ऑप्शन बी को टिक करेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। थोड़ा सा समय लिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पल्लव के रचयिता हैं, बताइए पल्लव जो है ये इसके रचयिता कौन है। तो पल्लव के रचयिता आप याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है, बताइए कि चिंतामणि जो है इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता के रूप में हम जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और जो कि लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस काव्य की हैं, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फिलहाल देखिए अगर इस बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो ये है यशोधरा, ठीक है, यशोधरा काव्य की पंक्ति से ये लाइन लिया गया। और क्वेश्चन अगर पूछ ले कि यशोधरा के रचयिता कौन है, तो यशोधरा के रचयिता मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो तो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक किया कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आज आपकी स्कोरिंग क्या रही, क्या आज आपने कट ऑफ क्लियर किया या नहीं किया, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आप ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।